हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में IE-इरोडो के 3.65 प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स विद द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस A carrying a positive charge Q1. What charge Q2 has to be deposited on the outer sphere of radius B to reduce the potential of the inside sphere to 0? तो ध्यान दें, आपको बताना है कि आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज Q2 प्लेस किया जाए ताकि इनर स्फीयर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 किया जा सके। सो इनर स्फीयर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 करने के लिए आउटर स्फीयर पे चार्ज की मैग्नीट्यूड पूछी जा रही है। एक बार आप पहले इस चित्र को समझ लें। ये A रेडियस का इनर स्फीयर है और इसके बाहर मैंने एक स्फेरिकल सेल बनाई है जिसका रेडियस B है। हमें इनर स्फीयर पे चार्ज का अमाउंट Q1 दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर ये सॉलिड स्फीयर भी होगा तो ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो स्टूडेंट भी पढ़ चुका है, जो जानता है, उसे ये बात पता है कि चार्ज कंडक्टर के बल्क पे एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त ये बेसिक रूल हर किसी को बताया जाता है। सो इनसाइड रीजन चार्ज फ्री होगा। अब ये Q1 चार्ज इसके आउटर रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें इस आउटर स्फीयर पे रखे गए इस Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना है और वो वैल्यू कुछ इस तरह से सेट करनी है कि इनर स्फीयर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 आ जाए। अब ध्यान दें, मैंने इसे एक स्फीयर माना है और इसे एक सेल माना है। इसके सराउंडिंग में दोनों की रेडियस अलग अलग A और B है। हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 बनाना है। तो सिंपल ही समझें कि जब आप इस स्फीयर के बाहर एक स्फीयर और प्रेजेंट करेंगे और मान लीजिए कि आप उसमें Q2 चार्ज प्लेस कर देते हैं, तो सबसे पहले इस Q1 चार्ज की प्रेजेंस के कारण ये Q2 चार्ज इस स्फीयर के दोनों फेसेस इनसाइड और आउटसाइड में अपने को रीअरेंज कर लेगा। यहां पर ध्यान दें, अगर Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं प्रेजेंट करूं तो ये लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होंगी। और अगर मैं ये मान के चलूं कि इस Q1 चार्ज से 10,000 इलेक्ट्रिक लाइन से डेवलप हुई है, एक बात समझे, कंसेप्चुअली इस बात को समझें कि अगर इस Q1 चार्ज से 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डेवलप हुई है तो उन 10,000 इलेक्ट्रिक लाइंस को इस इनर सरफेस पे ही रोकना होगा। यह बात बिल्कुल क्लियर है। हम जानते हैं कि ये जो आउटर स्फीयर का बल्क स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं पहुंचना चाहिए। सो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना पहुंचे, इसके लिए ये Q2 चार्ज ये आउटर स्फीयर अपने दो फेस पे अरेंज कर देगा। ये बात आप ध्यान दें कि कंडक्टर अपने सरफेस पर चार्ज को खुद अरेंज करता है। एक नॉन कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज को प्लेस कराया जाता है, लेकिन कंडक्टर अपने सरफेस पे चार्ज को खुद अरेंज करता है। तो ये Q2 इस कंडक्टर के द्वारा ऐसे अरेंज किया जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इनर सरफेस से जनरेट हो वो आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे टर्मिनेट हो जाए। और ऐसा तभी हो सकता है, आप समझ सकते हैं, जब इस इनर सरफेस से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या और इस आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर पहुंचने वाली लाइंस की संख्या एक बराबर हो। और यह होने के लिए इस इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज का होना कंपलसरी है। यहां आप समझ सकते हैं कि इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि Q1 चार्ज छोटे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है और वही -Q1 इस सरफेस पर बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके कारण इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी कम होगी। लेकिन क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बल्क में जाने से रोकना है तो यह बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि सारी लाइनों को रोकने के लिए मैग्नीट्यूड को बराबर करना होगा। अब अगर इस सरफेस पे -Q1 चार्ज डेवलप होता है तो आउटर सरफेस पे Q1 + Q2 डेवलप होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं
कि इस कंडक्टर का नेट चार्ज Q2 कंजर्व रहना चाहिए। इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल बॉडी ने टच नहीं किया है, तो इस केस में इस स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज की मैग्नीट्यूड कंजर्व रहनी चाहिए। सो इनर फेस पे -Q1 चार्ज डेवलप होगा, और चूंकि ये Q1 चार्ज यूनिफॉर्म लाइनें जनरेट कर रहा है, तो ये -Q1 भी इस केस में इस इनर सरफेस पर, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो -Q1 चार्ज इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और आउटर सरफेस का Q1 प्लस Q2 चार्ज भी उस सरफेस पर यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ध्यान दें, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू को 0 करना है। तो सबसे पहले जो कि सिंपल है, उस पॉइंट O पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे। सभी चार्जेस के कारण O पॉइंट पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड में एक बार लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। इस Q1 के कारण सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, हमने अपनी पोटेंशियल की क्लिप में किसी स्फीयर जिस पे Q चार्ज है उसके कारण डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सिखाया है। सो आप उन क्लिप्स को देख करके इस बात को एक बार समझ सकते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A, इतना पोटेंशियल ये इनर स्फीयर डेवलप करेगा सेंटर पॉइंट पर, और आउटर स्फीयर में नेट चार्ज Q2 है, और चूंकि पोटेंशियल चार्ज के इवन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होगा इस सेंटर पॉइंट के लिए, तो आउटर स्फीयर के नेट चार्ज Q2 के कारण जो पोटेंशियल ऊपर डेवलप होगा उसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/B। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला स्फीयर अपने इनर रीजन के किसी भी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल डेवलप करता है जितना वो अपने सरफेस पे करता है। सो इस आउटर स्फीयर ने जिस पे Q2 चार्ज नेट था, अपने सरफेस पर जितना पोटेंशियल डेवलप किया उतना ही पोटेंशियल इसने इनसाइड रीजन के किसी भी पॉइंट पर किया, और उतना ही O पॉइंट के लिए हमने लिखा। ठीक इसी प्रकार इनर स्फीयर ने अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल सेंटर पॉइंट के लिए डेवलप किया। अब अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल का सम करूं तो O पॉइंट पर पोटेंशियल को कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। अब ध्यान दें कि इस इनर स्फीयर के इनसाइड रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में प्लस से माइनस की ओर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन इस इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में हम इस रीजन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल को सेम मान सकते हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल स्पेस है। सो इस इक्विपोटेंशियल स्पेस रीजन में पोटेंशियल को सिमिलर मानते हुए जो पोटेंशियल ऊपर डेवलप होगा उसी पोटेंशियल को इस सरफेस के किसी पॉइंट पर भी अप्लाई किया जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि इस इनर स्फीयर के किसी सरफेसियल पॉइंट पर भी वही पोटेंशियल होना चाहिए जो O पॉइंट पर है। सो इस पोटेंशियल को मैं अब सरफेस के किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल कंसीडर कर रहा हूं, और चूंकि क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आप सरफेस पे पोटेंशियल को 0 कर दे, तो मैं इसे 0 से कंपेयर कर रहा हूं, और इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा -Q1/A इक्वल टू Q2/B, और Q2 का वैल्यू आ जाएगा -Q1B/A। सो इस तरह से आउटर स्फीयर के सरफेसेस पर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें, ये वो चार्ज कैलकुलेट हुआ है जो हम प्लेस करेंगे आउटर स्फीयर के सरफेस पे, ताकि इनर स्फीयर का सरफेस 0 पोटेंशियल डेवलप कर सके अपने में। अब इस चार्ज को जब आउटर स्फीयर पर रखा जाएगा तो जैसा कैलकुलेट हुआ है, इनर सरफेस को चार्ज मिलेगा -Q1, और सबसे आउटर सरफेस को मिलेगा Q1 प्लस Q2 की जगह मैं -Q1B/A लिख रहा हूं। चूंकि B A से बड़ा है तो आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं तो ये B/A -1 विद -Q1 लिखा जा सकता है, यानी आउटर सरफेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अब जानकारी मिलने के बाद हम इनवर्ट डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि जब तक हमें
अननोन्स का पता नहीं होता है तब तक हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्शंस पे काम करते हैं, लेकिन जब हम जान चुके हैं कि ये चार्ज नेगेटिव होगा तो इन लाइंस को अब हम इनवर्टेड डायरेक्शन में डेवलप करेंगे। सो इस तरह से इस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चार्ज को दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि इस सेल की रेडियस को b कहा गया है। अगर इस सेल की इनर और आउटर रेडियस को डिफर किया गया होता तो फिर इस प्रॉब्लम में Q2 की अमाउंट दोनों सरफेस पे किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये मैटर करता। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और Q2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि इनर स्फीयर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो बनाया जा सके। थैंक यू।